Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is polycythemia vera. Polycythemia vera is basically a neoplastic proliferation of mature myeloid cells, especially the RBCs. अब polycythemia vera के अंदर जो RBCs होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी जो है neoplastic proliferation होती है और साथ आपकी जो granulocytes होते हैं और जो platelets होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं. So basically now I want to tell you what are the granulocytes and what are the agranulocytes. Basically WBCs are divided, leukocytes are divided into two types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes में आपके neutrophils आते हैं, eosinophils आते हैं and basophils आते हैं. इसको हम NEP से याद रख सकते हैं. और जो agranulocytes होते हैं वो lymphocytes होते हैं और monocytes होते हैं. Now basically मैं आपको बता भी दूं कि जो granulocytes होते हैं वो white blood cells ही होते हैं जिनके cytoplasm के अंदर granules होते हैं. इसके अंदर इसलिए हम इनको granular white blood cells कहते हैं. और जो इन कंट्रास्ट जो आपके आरबीसीज और जो प्लेटलेट्स होते हैं ना उसके अंदर न्यूक्लियाई इन कंट्रास्ट टू आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स दे इंक्लूड न्यूक्लियाई. इनके अंदर न्यूक्लियाई होता है क्योंकि आरबीसीज और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है. लेकिन जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियाई भी होता है और ये ग्रैनुलर इनका साइटोप्लाज्म होता है. बिकॉज द न्यूक्लियस इंक्लूड 2 to 5 लोब्स. इनके न्यूक्लियस के 2 से 5 लोब्स होते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जो आपके बेसिकली ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं. जो ग्रैनुलोसाइट्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना उसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिंग फेगोसाइटोस पार्टिकल्स एंजाइम्स या फिर आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब वो नीडेड होंगे. ठीक है. अब जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे, ग्रैन्यूल्स होते हैं और ग्रैन्यूल्स यहाँ पे शो भी किए हुए जैसे कि ये ग्रैन्यूल्स हैं. ठीक है. ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना इसके अंदर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं या फिर आपके जो फेगोसिटिक जो है वो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो कि जब जरूरत होती है तो रिलीज हो जाते हैं. They are primarily engaged in supplying the body with an innate immune system by developing a distinct immune responses based on the infection. उसी तरह से जो आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो आपके WBCs होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. इनका साइटोप्लाज्म जो है ना इसके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे जो आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं. इसके अंदर आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं. इनको हम ए ग्रैनुलो WBCs कहते हैं. दे लाइक द ग्रैनुलोसाइट्स. इनका भी न्यूक्लियस तो होगा, आपके सारे WBCs के अंदर न्यूक्लियस होता है लेकिन आपके RBCs और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. But the nucleus has only one lobe and we may say that they have a non-segmented nucleus and they may termed as mononuclear leukocytes. अब जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनको मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस सिर्फ एक होता है, वो डिवाइडेड नहीं होता है, उसके लोब्स नहीं होते हैं. लेकिन जो आपके जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनके लोब न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसे उनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. और इनका क्या होगा कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स भी नहीं होंगे लेकिन जो आपके एक जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स भी होते हैं. उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर सेवरल एंजाइम्स होती हैं उनके लाइसोसोम्स के अंदर एंड आर मोस्टली एंगेज्ड इन द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम वेयर दे प्रोवाइड एन इम्यून रिस्पांस बेस्ड ऑन द पैथोजन असॉल्टिंग द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. इनके अंदर क्या होती हैं आपके सेवरल एंजाइम्स इनके लाइसोसोम्स के अंदर होती हैं. इनके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं और ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर एंगेज्ड होते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स टाइप्स एंड देयर फंक्शन. सबसे पहले आते हैं ग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स 3 तरह के होते हैं, हमने नेप से याद रख लिया, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. अब जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो किडनी शेप्ड ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं दैट प्रोवाइड अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शंस बाय जनरेटिंग एलर्जिक रिएक्शंस एंड दे आल्सो एड इन द बैटल अगेंस्ट कोलेजन इलनेसेस एंड एलर्जीज इन द बॉडी. अब कोई भी अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन होगी तो उसके इओसिनोफिल ज्यादा हो जाते हैं, किडनी शेप ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे शो भी क्या है कि इनका किडनी शेप्ड है, किडनी शेप इनका जो है वो न्यूक्लियस है. अच्छा. उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बेसोफिल्स. अब जो बेसोफिल्स यहाँ पे शो भी किया हुआ है इनका क्या होता है किडनी शेप्ड होगा. ठीक है. अच्छा. बेसोफिल्स होते हैं दीज आर द सेल्स डिटेक्टेड इन द सर्कुलेशन ऑफ द बोन मैरो. दे आर डिटेक्टेड इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट एंड कंट्रीब्यूट टू एंटीजन और एलर्जिक रिएक्शंस. बेसोफिल्स आपके एंटीजन या फिर एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या आपको सर्कुलेशन के अंदर मिलते हैं और बोन मैरो के अंदर बेसोफिल्स होते हैं, बोन मैरो में और आपके जो है वो सर्कुलेशन के अंदर होते हैं. और हमने पढ़ा था कि जो आपका क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है उसके अंदर बेसोफिल्स ज्यादा हो जाते हैं. ओके. दे सर्व्स टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग विद इन द ब्लड वेसल्स. बेसोफिल्स आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज दे कंटेन द एंटी कोगुलेंट हेपरिन. अब इनके अंदर बेसोफिल्स के अंदर हेपरिन होती है जिसकी वजह से ब्लड आपका ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेट नहीं करता है, ये हिस्टामिन को रिलीज करते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस को भी रिलीज करते हैं इन. ठीक है. उसके बाद न्यूट्रोफिल्स आते हैं. न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो 60% जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं ब्लड के अंदर और ये प्रेवलेंट सेल टाइप है ब्लड की, सबसे ज्यादा आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं. और दे फ्लो माइग्रेटरी मैकेनिज्म इनका होता है, डिफेंस मैकेनिज्म. आपके साथ कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं आपके ब्लड से माइग्रेट कर जाते हैं आपके टिश्यूज के अंदर.
दे आर द फर्स्ट टू रिएक्ट टू इन्फ्लामेटरी कॉज ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, सबसे पहले ये रिएक्ट करते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स यहाँ पे शो की हुई है। द टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स के अंदर सबसे पहले आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स एंड देन द बेसोफिल्स। उसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट्स में आपके मोनोसाइट्स आते हैं और लिम्फोसाइट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा हमारे पास जो टाइप्स क्या क्या होती है एक ग्रेनुलोसाइट्स की। इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स में आपके बी सेल्स आते हैं जो और टी सेल्स होते हैं। They include the B cells which produce T cells, antibodies, natural killer cells. T and B cells are engaged in recognizing the various antigen and generating specific antibodies against those diseases. Lymphocytes are found in the lymphatic system of the blood and help to keep the human body stable. Macrophages aid in the digestion of pathogens and cellular waste in the human body. They are uninucleated with fewer lobes and are hence classified as agranulocytes, ठीक है। उनका यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लोब्स नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इनको agranulocytes कहते हैं। मोनोसाइट्स होते हैं ना एमीबॉइड फॉर्म के होते हैं और प्लेंटिफुल होते हैं एंड दे प्ले रोल इन ऑर्गेनिज्म एडेप्टिव एंड इनेट इम्यून सिस्टम, ठीक है। और कीमोकाइंस को साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं और ये 8 से 12 घंटे के अंदर आपके टिश्यूज के अंदर एंटर होते हैं। इनका क्रूशियल फंक्शन होता है बाय सप्लाइंग द टी सेल्स व्हिच एड इन रिकॉग्नाइजिंग द इन्फेक्शन किलिंग देम इन फ्यूचर। अब यहाँ पे शो भी किया हुआ इनका डिफरेंस कि ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स का डिफरेंस क्या होता है। ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज के अंदर, ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स मिसिंग होते हैं। जो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनको हम मोनोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स को। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो आपके बोन मैरो से ओरिजिनेट करते हैं, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो आपके लिम्फॉइड ऑर्गन से ओरिजिनेट करते हैं जिसमें आपके लिम्फोसाइट्स आते हैं और आपके मोनोसाइट्स आते हैं। लोब्स इनके होंगे न्यूक्लियस के 2 से 5 होते हैं, इनका न्यूक्लियस का कोई लोब नहीं होता है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब इसमें इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स आते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस आते हैं। ये आपकी इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है, और जो आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं आपके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में भी बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इसके भी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स आते हैं। अब परसेंटेज क्या होती है, ग्रेनुलोसाइट्स आपके 65% होते हैं आपके ब्लड के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स, और जो 35% होते हैं वो आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। अब इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे इसलिए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते इसलिए वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसमें हमने पढ़ा कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो डब्ल्यूबीसीज नहीं होंगे इसके अंदर आरबीसी ज्यादा हो जाते हैं, और साथ आपके ग्रेनुलोसाइट्स भी जिसके अंदर इओसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, और साथ आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स भी ज्यादा हो जाएंगे। इसमें JAK2 काइनेज म्यूटेशंस आती हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स आर मोस्टली ड्यू टू द हाइपर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर जो ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, हाइपर विस्कस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, हेडेक होता है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ऑब्वियसली जब ब्लड बहुत ज्यादा आपका थिक हो गया तो आपको थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकता है आपके हिपैटिक वेन के अंदर, आपकी पोर्टल वेन के अंदर, आपकी ड्यूरल वेनस साइनसेस के अंदर। फ्लश्ड फेस हो जाता है ड्यू टू कंजेशन, प्लैथरा हो जाएगा, इचिंग होती है स्पेशली आफ्टर बाथिंग। अगर आपको नहाने के बाद जिस्म के ऊपर इचिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपको क्या है, पॉलीसाइथीमिया वेरा हो सकता है, क्योंकि हिस्टामिन की रिलीज होती है फ्रॉम द इंक्रीज मास्ट सेल्स। इसके ट्रीटमेंट में हम फेलोबोटमी करते हैं, ब्लड निकालेंगे और हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। अभी क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का यहाँ पे शो किया हुआ है, फीचर शो किए हुए, और ये एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया शो किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कि जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है ना, इसमें क्या होगा, विदाउट ट्रीटमेंट पेशेंट की 1 साल के अंदर अंदर ही डेथ हो जाती है। जो पॉलीसाइथीमिया वीरा होता है इसको हमने डिस्टिंग्विश करना होता है रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया से। एक होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा जिसमें आपकी जो है वो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है आपके आरबीसीज की, साथ ग्रेनुलोसाइट्स की, साथ आपके प्लेटलेट्स की। इसमें JAK2 काइनेज एक्टिविटी होती है, म्यूटेशंस आती हैं, JAK2 काइनेज म्यूटेशंस आती हैं, ब्लड हाइपर विस्कस हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को ब्लडिंग ऑफ विजन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, उसको वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, साथ उसको फ्लश्ड फेस होगा, प्लैथरा होगा, इचिंग हो सकती है आफ्टर बाथिंग। अब इसके ट्रीटमेंट, अब इसमें यह है कि जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है इसको हमने डिस्टिंग्विश करना है रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया से। अब पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर जो आपके एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और जो आपका ऑक्सीजन होती है वो आपकी नॉर्मल होती है, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर एरिथ्रोपोइटिन कम होगा लेकिन ऑक्सीजन आपकी नॉर्मल होती है। लेकिन रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया के अंदर आपका क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से होता है, उस या लंग डिजीज की वजह से आपको रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया होता है। रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया का मतलब है कि आपके ब्लड सेल्स ठीक है लेकिन कोई ना कोई डिजीज है जिसकी वजह से आपको ब्लड सेल्स आपके ज्यादा हो रहे हैं। वो लंग डिजीज के अंदर भी हो सकते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो SaO2 होती है, ऑक्सीजन आपकी कम होती है लेकिन आपका एरिथ्रोपोइटिन जो है ज्यादा ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया के अंदर, रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया आपके एक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन की वजह से भी हो सकता है, जो रीनल सेल कार्सिनोमा वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होता है और आपके SA2 भी
और जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो भी नॉर्मल होती है। ठीक है, अब 3 तरह की कंडीशन है। सबसे पहले कि जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है उसके अंदर आपकी एरिथ्रोपोइटिन कम होगी, ठीक है, लेकिन और आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल होती है। जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया है उसके अंदर आपकी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। क्योंकि ऑक्सीजन कम हुई है इसी वजह से एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनेगी और आपका ब्लड सेल ज्यादा होंगे। और तीसरी चीज ये होती है कि जब रीनल सेल कार्सिनोमा होता है उसमें आपके एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। आप एरिथ्रोपोइटिन भी ज्यादा है और आपका ऑक्सीजन भी जो है वो नॉर्मल होता है।